हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, झारखंड बोर्ड 2023 का मॉडल पेपर आ चुका है। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th का जो साइंस सब्जेक्ट है उसका जो पहला सेट है जो एमसीक्यू वाला यानी कि जो टर्म 1 वाला है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स कि और भी जो मॉडल पेपर हैं उनका भी सॉल्यूशन मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम लोग इस सेट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला नंबर का क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी कि एफ और आर में संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही है एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2, और अगर आर रहता है तो 2f है ना, आप लोग पढ़े ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है इसका मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस समय क्या होता है, आवृत्ति जो होता है अपरिवर्तित होता है। मतलब आवृत्ति चेंज नहीं होता है, वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फ्रेंड्स, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए, 1 मीटर जब फोकस दूरी है तो क्षमता 1 डायोप्टर ही होता है। ठीक है, परिभाषा ही है क्षमता, यानी P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू 1/f होता है। और f किस में रहता है, 1 मीटर में है ना, और यहाँ f बोल रहा है 1 मीटर है तो 1/1 मतलब 1 ही निकलने वाला है। तो जो क्षमता है 1 डायोप्टर होने वाला है। ठीक है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी। देखिए, इसी को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, अब फोकस दूरी निकालना है और क्षमता दिया हुआ है तो 1/p होता है ना, f इक्वल टू 1/p होता है। और 1/p इसका मतलब यहाँ पे 1/p मतलब कितना है, 4। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। ठीक है, 0.25, और ये आएगा मीटर में। ठीक है, हमेशा मीटर में निकलेगा आप। तो 0.25 मीटर है, इसका मतलब ये क्या है, ये 25 सेंटीमीटर है ना, मीटर है 0.25 है, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर है ये, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है फ्रेंड्स, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अग्रदीप यानी कि हेडलाइट, जो गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उसमें अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो देखिए, कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, दृष्टिपटल जिसको रेटिना भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है, और अगर निकट बिंदु बोलता तो 25 सेंटीमीटर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो देखिए, आंख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश है उसका मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, पुतली करता है। ठीक है, अब 10 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए, आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, आप लोग पढ़े ही होंगे, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये वाला करेक्ट है, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है। तो देखिए, किलोवाट 1 किलोवाट घंटा है। ठीक है, तो ये किसका है, ये ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, कूलम किसका ऐसा मात्रक है। तो कूलम किसका आवेश, किसका मात्रक होता है, आवेश का होता है ना, यानी ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। देखिए, विद्युत मोटर क्या है, किसको परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, जल का विद्युत अपघटन मतलब जो जल रहता है H2O, इसमें जब करंट डाल देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों अलग हो जाता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये पता है ये कौन सा अभिक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया है।
ठीक है, क्योंकि एक चीज़ से दो चीज़ अलग अलग बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। इसमें बोल रहा है कि CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O ये दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो देखिए उपचयन पूछ रहा है। उपचयन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जो था अकेले था, बाद में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका मतलब हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, उसी में ऑक्सीजन मिल गया आके, यानी कि यहाँ पे उपचयन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन में देखिए छपा हुआ है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं, पूछ रहा है कि किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए लोहे का कील है और कॉपर सल्फेट। ये आप लोग का एक्सरसाइज में बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है तो उसका जो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है। तो इसका जवाब में आप लोग पढ़े ही होंगे कि ये एक विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्यों, क्योंकि आयरन है लोहा और उसमें कॉपर सल्फेट में उसको मिला दिए, तो जब कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं तो क्या होता है, आयरन सल्फेट बन जाता है और साथ में कॉपर अलग हो जाता है। इसका मतलब जो आयरन है कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देता है और उसका जगह को ले लेता है, यानी कि ये जो है विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सी वाला है विस्थापन अभिक्रिया ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक मतलब जो प्राकृतिक रूप से बने, तो यहाँ पे जो लिटमस पत्र है ये प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, बाकी चीज़ को बनाया जाता है और ये एक प्राकृतिक है। ठीक है, अब 18 नंबर का क्वेश्चन है, किसी विलयन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। तो देखिए pH मान 10 अगर है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा। जब 7 से ज़्यादा हो जाता है तो क्षार होता है और 7 से कम रहता है तो अम्ल होता है और 7 रहेगा तो उदासीन होगा। ठीक है, 19 नंबर में दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। तो ये जो चित्र दिख रहा है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, तो ये चित्र बता रहा है कि हम लोग को केमिकल से बच के रहना चाहिए, मतलब चेतावनी है। ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है, सांद्र अम्ल और क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, 21 नंबर में कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अधातु बोल रहा है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, धातु नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है, तो ब्रोमीन। ठीक है, अगर यहाँ पे धातु बोला रहता तो फिर पारा हो जाता बी वाला, लेकिन यहाँ अधातु बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर में, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। अग्निशामक यानी जो आग बुझाने वाला होता है उसको बनाने में यूज होता है। तो सोडा अम्ल अग्निशामक जो होता है, आप लोग पढ़े होंगे खाने का सोडा का उपयोग होता है, यानी कि यहाँ पे जो बी वाला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका यूज होता है। ठीक है, 23 नंबर में है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो बना है वो परमाणु संख्या के आधार पर बना है। ठीक है, 24 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु। तो सबसे अभिक्रियाशील कौन होता है, पोटासियम। ठीक है, उसके बाद आता है सोडियम। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। जो जमीन के नीचे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तो उन लोग को क्या कहा जाता है, खनिज। और वैसे खनिज जिनसे हम लोग आसानी से कम खर्च में धातु निकाल सकते हैं उनको कहा जाता है अयस्क। ठीक है, 26 नंबर में, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। देखिए प्रोपेनॉल यानी ये एल्कोहल है, इसका मतलब इसमें एल्कोहल है। ठीक है, 27 में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, पौधों का भोजन बनाने का प्रक्रिया, उसमें क्या नहीं होता है। तो देखिए जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे मुक्त नहीं होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज करता है उन लोग ना खाना बनाने के लिए, तो यहाँ पे बोल दे रहा है मुक्त होता है, तो ये तो गलत है, यानी सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर में, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। तो देखिए फ्लोएम क्या करता है, जो भोजन बनता है पेड़ पौधा में उसका परिवहन करता है,
और वो सभी दिशाओं में करता है, ठीक है। यानी यहाँ जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है, ऊपर नीचे सभी तरफ करता है, ठीक है। लेकिन अगर जाइलम बात करता जल का परिवहन तो वो सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। 29 में बोल रहा है वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो जो वृक्क यानी कि किडनी का जो यूनिट है उसको क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है या पूरा लिखा नहीं गया है, वृक्काणु होता, ठीक है, वृक्काणु होता, पूरा प्रिंट नहीं हुआ है, वृक्काणु। तो वृक्काणु या फिर नेफ्रॉन बोला जाता है, वो होता है आंसर, ठीक है। अब 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, फल को पकाने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। देखिए फल जो पकता है तो उसके लिए जो एथिलीन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। देखिए एस्ट्रोजन क्या होता है, एक ये मादा हार्मोन है, तो ये मादा हार्मोन कहाँ से निकलता है, अंडाशय से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो देखिए इसको क्या कहा जाता है, निषेचन, है ना। 33 में दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है, यहाँ पे जनन का टाइप बताना है। तो देखिए ये हाइड्रा है और हाइड्रा में क्या होता है, ये मुकुलन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है मुकुलन वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पंछी और चमगादड़ के पंख हैं। देखिए पंछी और चमगादड़ के पंख कैसे अंग है, तो ये समरूप अंग है। तो यहाँ पे समरूप अंग तो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए समजात अंग क्या होता है, जिनका संरचना समान होता है लेकिन कार्य अलग अलग होता है। और समरूप अंग वैसे अंग होते हैं जिनका काम तो समान होता है लेकिन संरचना अलग अलग। तो पंछी के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों उड़ाने का काम करते हैं, मतलब काम समान है, कार्य समान है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है पंख का बनावट बिल्कुल अलग है। तो वैसे अंग को कहा जाता है समरूप अंग। तो यहाँ पे समरूप अंग तो नहीं दिया है, समजात अंग दिया है और यहाँ असमजात अंग कर दिया है। इसका मतलब यहाँ डी वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 35 में है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो मेंडल ने कौन सा पौधा चुना था, मटर का पौधा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। तो देखिए उत्पादक मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है। तो अपना खाना खुद कौन बनाता है, घास। जो हरे पेड़ पौधे हैं वही अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी उन्हीं को उत्पादक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 37 में, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो देखिए शाकाहारी जो होते हैं वो द्वितीय पोषी स्तर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आता है पौधा, ठीक है, सबसे पहले पौधा रहता है ना, तो पौधा प्रथम पोषी स्तर है। इसके ऊपर आता है शाकाहारी जो इसको खाता है, ठीक है। यानी ये पौधा जो है प्रथम पोषी स्तर है, शाकाहारी द्वितीय पोषी स्तर है। इसके ऊपर फिर मांसाहारी आएगा, उसके ऊपर फिर और उससे भी बड़ा मांसाहारी आएगा। यानी ये पहला पोषी स्तर है पौधा, शाकाहारी दूसरा, यानी यहाँ पे जो पौधा है द्वितीय पोषी स्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत का अपक्षय यानी कि मतलब कि जो ओजोन परत है वो उसका नुकसान हो रहा है, किसके कारण, तो जो CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके कारण, ठीक है। नेक्स्ट है 39 में, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा मतलब जीवों के अवशेष, जीव से ही बना हुआ चीज। तो देखिए यहाँ पे जो नाभि की ऊर्जा है ये जीवों का अवशेष से, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाकी चीज जीव से ही रिलेटेड है बाकी, ठीक है। तो यहाँ पे नाभि की ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर में क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए पवन का चाल न्यूनतम कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, साइंस का पहला सेट कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले फ्रेंड्स इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।